हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में आपके 50 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। इन 50 क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है एक एक करके हम उसमें देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन में हमने ऐड किए हैं PYQ, जो कि आपके UPSSC और UPPCS ने क्वेश्चन पूछे हैं वो, और इसके अंतर्गत आपके करंट अफेयर्स को भी मेंशन किया गया है। कौन से करंट अफेयर्स मेंशन किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के ही करंट अफेयर्स मेंशन किए गए हैं, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के आए हुए हैं। उसी प्रकार इसमें मेंशन किया गया है आपके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो, क्योंकि उन सब को मिलाकर ही आपके प्रत्येक सेट पेपर के लिए हमने ये सेट बनाया है, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करने वाली है स्पेशली वो भी देख लीजिए। जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका एक एग्ज़ाम तो करंट में ही आने वाला है हेल्थ ऑफिसर का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज आपके लेखपाल के फॉर्म ऑलरेडी फिलिंग हो रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल में 20 नंबर की यूपी स्पेशल आनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से होम गार्ड का एग्ज़ाम की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसमें भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन आने हैं। इसी प्रकार से यूपी जो एसआई की भर्ती है, जिसका एग्ज़ाम आपके मार्च 2026 में आपका कराया जाना प्रस्तावित है, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स प्लस इम्पोर्टेंट करंट सीरीज भी आपके लिए उतनी ही आपकी इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। अगर ऐसे बच्चे जिन्हें आपके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स देखना है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। ये जो सीरीज है ये प्रत्येक दिन आपकी अवेलेबल होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आपका प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका प्रारंभ RBI के द्वारा कहाँ से किया गया है? ये किया गया है आपका प्रयागराज से। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान है क्या, इसके अंतर्गत किन को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे SBI के अकाउंट या किसी भी बैंक में अकाउंट जिनमें आपका पैसा सबमिट है लेकिन उनका कोई भी लेन देन करने वाला नहीं है, ऐसे अकाउंट जो आपके क्या हो चुके हैं, इनएक्टिव आपके हो चुके हैं, जिनसे कोई भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ऐसे अकाउंटों में पैसा जमा है और उनका कोई लेने देने वाला नहीं है। तो जब कोई इन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा कि उनके सगे संबंधी आकर उन इनएक्टिव अकाउंट से अपना पैसा निकाल लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में कि RBI की स्थापना कब हुई है, किस अधिनियम के अनुसार हुई है। तो हम RBI की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो RBI की जो स्थापना हुई है, हमेशा एक्ट पूछा जाता है, तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है, कई बार आपका पूछ लिया जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ है? तो 1949 ईस्वी में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में इसके हेड कौन है, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में इसके हेड है आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी का नाम आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस मंदिर की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट नगर निगम प्रणाली के द्वारा नहीं की जाएगी?
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में एक निगरानी प्रणाली का एक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है या फिर कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो आधारित होगा। उसके अंतर्गत किस मंदिर को सम्मिलित नहीं किया गया है उनकी निगरानी करने के लिए, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा एआई आधारित आपकी निगरानी प्रणाली की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। आपका एआई पर आधारित होगी, आपकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा जिस पर इसके अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर तीनों की निगरानी की जानी है। इसके अंतर्गत इसका क्यों किया जाना है, तो इससे कि आपके जितने भी आपके टूरिस्ट आ रहे हैं आपके, उनकी संख्या, नंबर ऑफ संख्या कितनी आ रही है, कौन व्यक्ति आ रहा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन ईजिली तरीके से किया जा सकता है इसके अंतर्गत। अगर हम बात कर लेते हैं इन मंदिरों के बारे में कि कौन सा मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो स्थित है आपके वाराणसी शहर में। वहीं अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं तो ये तो मोस्टली सभी को पता ही है कि ये अयोध्या ज़िले में आपका स्थित है, भगवान राम को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर आपको सबको पता है, इन्हीं के नाम पर आपका शहर का भी नाम पड़ा हुआ है गोरखपुर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, कौन कौन से 3 मंदिर आपके एआई आधारित निगरानी प्रणाली में सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर निगरानी प्रणाली है आपकी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ये मंदिर भी लर्न कर लीजिएगा, ध्यान रखना है ये आपके मथुरा में स्थित है। हाल ही में रामदर्श मिश्र का निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीपीओ में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामदर्श मिश्र का निधन हो गया है, उनके संबंध में आपका कौन सा कथन गलत है। एक एक करके हम कथन देख लेते हैं। इनका संबंध साहित्य क्षेत्र से था, इनको सरस्वती सम्मान 2022 में प्रदान किया गया है, इनको पद्मश्री 2025 में मिला है, व्यास सम्मान 2021 में मिला है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था गलत स्टेटमेंट, तो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इनको सरस्वती सम्मान 2022 में ना मिलकर कब मिला है, 2021 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा रामदर्श मिश्र का 101 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे रखना क्या क्या है, आपको पद्मश्री 2025 में ही मिला है, व्यास सम्मान 2021 में ही मिला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपको 2। रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा बना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा करने वाला एकमात्र भारत का जो शहर है वो है आपका वाराणसी। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका। अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, मान के चलिए कि ये आपकी रेलवे ट्रैक की लाइन है और यहाँ पर आपको सोलर पैनल आपके बिछाए गए हैं बीच में, कि आपकी कभी भी रेल ट्रेन वगैरह गुजरेगी उसके बाद में आपके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि वाराणसी शहर ही आपको लर्न करना है। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो भी समझ लीजिए। ऐसे बच्चे जो हाल ही में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 की कंप्लीट करंट अफेयर्स किसकी कंप्लीट करंट अफेयर्स है, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट स्पेशल है आपकी, आप जाकर पढ़ सकते हो, अपना फास्टली रिवीजन कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिवलिंग, यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, शिवलिंग है आपका। क्या शब्द है आपका,
शिवलिंग है आपका शब्द, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिवलिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना किस देश के साथ में प्रारंभ की है? ब्रिटेन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे शिवलिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ में आपकी प्रारंभ की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन देश के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इसको प्रारंभ किया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्टार्ट किसने की है। तो ध्यान रखना है कि यूपी सरकार प्लस यूके सरकार यानी यूनाइटेड किंगडम सरकार ने आपको इसको प्रारंभ किया है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी समझ लीजिए। समय सीमा क्या है इसकी? तो इसकी जो समय सीमा है वो 3 साल की है। कितनी है आपके? 3 वर्ष के लिए है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 5 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को? यूपी के जो 5 स्टूडेंट्स होंगे, टॉपर्स होंगे, उनको आपकी हायर स्टडी के लिए, यानी अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए कहाँ भेज दिया जाएगा? यूके में आपको स्टडी कराई जाएगी। उसके लिए पैसा वगैरह आपको कुछ नहीं देना है। 3 वर्ष तक के लिए ये योजना वैलिड होगी। प्रत्येक साल कितने स्टूडेंट जाएंगे? तो 5 स्टूडेंट्स के लिए ये समझौता हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए। कोई भी अगर आपका एग्जाम आ रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस जिले को यूनेस्को के द्वारा क्या घोषित किया गया है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यूनेस्को ने आपके किसको जिले को घोषित किया है? तो लखनऊ जिले को घोषित किया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि सर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है, इसको जो आपकी उपाधि दी गई है उससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में, कि उसने इसे घोषित किया है। तो वाई किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सी लिस्ट में घोषित किया है ये भी आपको कैटेगरी भी पता होना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए ज़रा सा। जो कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि सर किस कैटेगरी में आपको इसको घोषित किया गया है। तो कैटेगरी है आपकी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये कैटेगरी भी आपको लर्न करनी है। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत इसे घोषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की कहाँ पर आपकी बैठक हुई थी। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यूनेस्को की 43वीं बैठक में इसे घोषित किया गया है। और ये जो 43वीं बैठकें हुई कहाँ पर है? तो ये आपके समरकंद में आपकी हुई है, उज्बेकिस्तान में। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत का कौन सा नंबर का सिटी है, तो जो लखनऊ आपका घोषित किया गया है वो आपके भारत का 9वां सिटी है इस कैटेगरी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं सर इससे एम क्या है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसमें आपके जो टूरिज़्म है वो बढ़ावा मिलेगा, प्लस जो लखनऊ की आपकी खाद्य सामग्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय क्या मिलेगी? पहचान मिलेगी। इससे आपका बेनिफिट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ जिले को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुरेश खन्ना जी के द्वारा 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार जीडीपी में वृद्धि 11.6 अनुमानित की गई है। राजकोषीय घाटे का अनुमान 2.97% लगाया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बारे में आपसे पूछा गया है। पहले हम आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल ठीक है। सुरेश खन्ना जी के द्वारा 8.008 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया गया था, ये भी ठीक है।
जीडीपी में वृद्धि 11.6 रखी गई है, ये भी ठीक है। राजकोषीय घाटा 2.97 रखा गया है, ये भी सही है। यानी जो ऑप्शन सही होगा आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी स्टेटमेंट आपके क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर आपका यूपी बजट 2025-26 की डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हम इसमें वीडियो को लिंक कर देंगे, आपको इजीली लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसमें देखिए 6 ऑप्शन हो गए हैं, एक ऑप्शन को आप रिमूव कर दीजिएगा, 5 ही ऑप्शन आपके आते हैं अब एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का प्रथम होटल प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, गोरखपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है वो भी आपको लर्न रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो उद्घाटन किया गया है आपके सीएम, और सीएम आप सभी को पता है कि योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसका जो उद्देश्य वो क्या है वो भी आपको लर्न रखना है, इस एम का भी। तो इसका उद्देश्य जितने भी आपके टूरिस्ट आए उनको सहूलियत प्रदान करना है, उनको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रानी लक्ष्मीबाई जी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जी से संबंधित आपके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनके संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक करके हम आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व झांसी जिले से किया था। उनकी समाधि झांसी में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम फिर से आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5। उनकी समाधि झांसी में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर शहर में इनकी झांसी की रानी की जो समाधि है वो आपकी स्थित है एमपी में। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी जिले में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इनके बचपन का नाम मनु या फिर इन्हें मणिकर्णिका भी कहते हैं। इनको लर्न भी करना है। मणिकर्णिका घाट आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में ही। इनके नाम के आगे जो मणिकर्णिका लिखा हुआ है, इनका वहाँ पर एक घाट भी बनाया गया है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इन्होंने झांसी से ही किया था, बिल्कुल सच है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान उत्तर प्रदेश को 1877 ईस्वी में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो अमीन का एग्जाम हो, सेक्रेटरी का एग्जाम हो, यूपी या कोई भी एग्जाम हो। उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है 1857 ईस्वी में किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से हम वर्तमान उत्तर प्रदेश को उस समय जानते हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कब कौन सी समय सीमा में उत्तर प्रदेश के नामों में परिवर्तन हुआ है। एक एक करके हम इस चीज़ पे डिटेल देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसकी जो डिटेल है आपकी, उस समय किस में जाना जाता है या फिर कौन से समय में जाना गया है? तो 1836 ईस्वी के दौरान आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश को जानते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध है वो है आपका 1877 ईस्वी। आगरा एवं अवध का जो संयुक्त प्रांत है वो है आपका 1902 ईस्वी। संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा था? तो 1937 ईस्वी। अगर हम वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि सर वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था, ये है आपका, तो वो पड़ा है आपका 24 जनवरी 1950 को।
इस तरह से आपको डिटेल याद रखनी है कि कौन कौन सी डेट में कौन कौन से इसके नाम परिवर्तित हुए हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलग अलग समय पर आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी अलग अलग रही है। यहाँ पर पूछा गया है 1858 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1858 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी क्या थी? आपकी लखनऊ थी। जबकि अलग अलग समय में कौन कौन सी राजधानी कब कब रही हैं? आगरा भी आपका राजधानी रहा है, लेकिन कब रहा है जी? 1836 ईस्वी में। प्रयागराज रहा है आपका 1858 में। जबकि लखनऊ में आपकी राजधानी परिवर्तित हुई है, ध्यान रखिएगा। जब हम लखनऊ राजधानी की बात करते हैं तो 1920 ईस्वी में ये राजधानी बना था, लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से राजधानी ये नहीं बन पाया था। लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी ये बना है आपका 1935 ईस्वी में पूर्ण राजधानी बन गया था क्या? आपका लखनऊ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1858 ईस्वी में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बना? 1836, 1858, 1920, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी लखनऊ के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द यूज होगा, पूर्णतः राजधानी या फिर आंशिक रूप से राजधानी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1935 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बना था। जबकि 1920 ईस्वी में ये आंशिक राजधानी बना है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ प्रांत के बारे में या फिर लखनऊ के बारे में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके, इसके नाम पूछे जाते हैं कि लखनऊ को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये उपनाम से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तराखंड के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो उत्तराखंड का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश से ही कट के हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सही है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। इसका गठन हिमाचल प्रदेश को विभाजित करके किया गया है। इसका गठन उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर किया गया है। इनमें से कोई नहीं। या वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी मसूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में है? उत्तराखंड के गठन के बारे में है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया या फिर गठन किया गया है, इसका गठन उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कब किया गया है इसका गठन? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। तो इसका गठन जो हुआ है 15 नवंबर 2000 को नहीं, जबकि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी मसूरी ना होकर क्या है आपकी? देहरादून है। यहाँ से ये 13 पहाड़ी ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश से कट के बना है, 9 नवंबर को बना है। राजधानी इसकी देहरादून है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके कुछ प्रतीक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके उनके नाम दे रखे हैं। राजकीय प्रतीक हैं आपके। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। ये कई तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ ले। राजकीय पशु बारहसिंगा है, बिल्कुल ठीक है। राजकीय पक्षी सारस है, बिल्कुल ठीक है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय पुष्प पलाश है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजकीय जो पुष्प है वो तो आपका पलाश सही है, लेकिन जो राजकीय वृक्ष है वो आपका क्या है? गलत है, क्योंकि राजकीय वृक्ष आपका बरगद ना होकर क्या है? आपका अशोक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अशोक का वृक्ष है वो हमारा राजकीय वृक्ष है। जबकि अगर बरगद के बारे में बात करते हैं तो बरगद आपका राष्ट्रीय क्या है? वृक्ष है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है, आपका ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते, हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ ले और हो सकता है कि इन चीज़ों को क्रम में भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो भी समझ लेते हैं। एक तरफ जिले के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं। पूछा गया कि कौन सा मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? अमेठी, गौरीगंज, कौशाम्बी, मंजनपुर, भदोही, ज्ञानपुर, जालौन, रॉबर्ट्सगंज। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि ये आपका सम्मिलित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमेठी का गौरीगंज बिल्कुल ठीक है, कौशाम्बी, मंजनपुर, भदोही, ज्ञानपुर, जालौन का रॉबर्ट्सगंज ना होकर क्या है आपका उरई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आपका उरई मुख्यालय किसका स्थित है, तो जालौन का स्थित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर ये रॉबर्ट्सगंज किसका दे रखा है, तो रॉबर्ट्सगंज जो दे रखा है वो है आपके सोनभद्र का है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल में सम्मिलित नहीं है? रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस तक में भी आ चुका है। 2019 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यूपी SSSC भी इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है लखनऊ से संबंधित। यहाँ बात की गई है कौन सा जो आपका जिला लखनऊ मंडल में आपका सम्मिलित नहीं है? रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। फर्रुखाबाद जो जिला है आपका वो लखनऊ मंडल में आपका नहीं आता। अब हम बात करते हैं कि सर जो लखनऊ मंडल में कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो हम बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल के बारे में। लखनऊ मंडल में आपके टोटल 6 ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है, और कौन कौन से हैं, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यानी 6 ज़िलों का ग्रुप है आपका लखनऊ मंडल। कौन कौन से ज़िले हैं ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो एक तो स्वयं आपका लखनऊ है, नंबर 4 हो जाएगा। उन्नाव है आपका, नंबर 5 हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका क्या है, सॉरी उन्नाव नहीं है, रायबरेली, सीतापुर, हाँ सॉरी उन्नाव है आपका, उन्नाव है। और एक और ज़िला बचता है वो भी आप देख लीजिए, लखीमपुर खीरी। गलत होने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को रीचेक कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ मंडल से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्रुखाबाद। निम्नलिखित में से कौन से जिले में नगर निगम स्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, इजीली क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हम टफ भी नहीं कहेंगे इसको, नॉर्मल क्वेश्चन है जो यूपी SSSC में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है अमीन के एग्ज़ाम में। यहाँ पर क्या पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा नगर निगम स्थित नहीं है। फिरोजाबाद में नगर निगम है, अयोध्या, सहारनपुर या फिर रामपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, रामपुर में आपकी नगर निगम स्थित नहीं है। फिरोजाबाद में है, अयोध्या में है, सहारनपुर में है। टोटल नगर निगम की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपके नगर निगम कितनी है, 17 नगर निगम है आपके उत्तर प्रदेश में। जबकि जिलों की संख्या भी आप लर्न कर लीजिएगा, हाल ही में आपकी 75 जिलों की संख्या है। अगर हम मंडल की बात करते हैं कि सर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो वो आपके 18 हैं। ये सारे फैक्ट आपको लर्न होने चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 5 जुलाई 2013 को रायबरेली और सुल्तानपुर से किस जिले का गठन किया गया? हापुड़, शामली, अमेठी, कासगंज, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने मेंशन किए गए हैं जिससे टफ से टफ क्वेश्चन आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। 5 जुलाई 2013 की बात हो रही है कि रायबरेली और सुल्तानपुर ज़िले से कौन से ज़िले का गठन काट के किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अमेठी ज़िले का गठन किया गया है इन 2 ज़िलों को काट करके।
अब हम बात कर लेते हैं हापुड़ की, शामली की, कासगंज की। क्या इनके भी निर्माण हुए हैं? तो बिल्कुल निर्माण हुए हैं। हम बात करते हैं हापुड़ ज़िले की। तो हापुड़ ज़िला आपका उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट ज़िला है। ये चीज़ आपको फैक्ट लर्न करना है। कितना? यानी 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है मात्र। इसका गठन की अगर हम बात करते हैं कि गठन हुआ कब है, तो इसका गठन हुआ है आपका 28 सितंबर 2001 में इसका गठन हुआ है। कौन से ज़िले को काट के किया गया है? तो ये गाज़ियाबाद से इसका गठन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम शामली की बात करते हैं कि सर शामली का गठन कब हुआ है, तो इसका गठन भी आपका 28 सितंबर 2011 में ही इसका भी गठन हुआ है। कौन से ज़िले से काट कर शामली का गठन हुआ है? तो मुजफ्फरनगर से हुआ है इसका गठन। वहीं अगर हम कासगंज की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, एटा से हुआ है। इसका गठन हुआ है आपका 17 अप्रैल 2008 में गठन हुआ था। कौन से ज़िले को काटकर किया गया है? तो एटा ज़िले को काटकर किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था रायबरेली और सुल्तानपुर के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमेठी। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो लिखे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? भदोही, शामली, बागपत, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन सब में से जो बड़ा जिला है वो है आपका वाराणसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर ऑल ओवर की हम बात करते हैं तो वो भी देख लीजिए। इन द टर्म्स ऑफ एरिया के अनुसार स्मॉलेस्ट जिला कौन सा है? तो वो आपका हापुड़ है। कितना क्षेत्रफल है? 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। वहीं अगर आप लार्जेस्ट की बात करते हैं, सर लार्जेस्ट भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। अगर लखीमपुर खीरी के बारे में कितना इसका एरिया है वो भी अगर पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से। तो 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती? बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है नेपाल से संबंधित। एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में कि कौन से ज़िले की सीमा नेपाल देश के साथ में नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4। कुशीनगर जिले की सीमा नेपाल देश के साथ में नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं सर ये नेपाल देश उत्तर प्रदेश के कौन सी डायरेक्शन में आता है। एक एक करके हम बात करते हैं। मान के चलिए कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। तो ये आपका जो नेपाल स्थित है वो नॉर्थ साइड में स्थित है आपका, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डायरेक्शन में। मैं जो आपके क्रम बता रहा हूँ, संख्या बता रहा हूँ आपके ज़िलों की, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बता रहा हूँ। कितने ज़िलों को सीमा टच करता है ये उत्तर प्रदेश की? तो ये ज़िला सीमा साझा करता है आपके 7 ज़िलों की। एक एक करके बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे जो वेस्ट में स्थित है वो है आपका पीलीभीत। उसके बाद में जो आया है वो है आपका लखीमपुर खीरी, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो आता है आपका वो है आपका बहराइच। उसके बाद है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जो आपका ज़िला है वो है आपका बलरामपुर। बलरामपुर के बाद क्या है आपका सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के बाद सबसे लास्ट है आपका महाराजगंज। तो ये हैं जो ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं किसके साथ में? नेपाल देश के साथ में। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, ये चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। कुशीनगर जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मिर्जापुर है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली स्थित है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला कौन सा है, मिर्जापुर ना होकर क्या है आपका बलिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम में दिल्ली स्थित है। नॉर्थ में आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये भी सही है। किसके साथ बनाता है, तो नेपाल देश के साथ में सीमा बनाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है उत्तर प्रदेश को, दूसरी तरफ आपकी विधानसभा की सीटें दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूर्वांचल में 162 सीटें हैं, पश्चिमांचल 149, मध्यांचल 73, बुंदेलखंड 21 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुंदेलखंड 19, क्योंकि बुंदेलखंड में जो संख्या स्थित है वो क्या है आपकी 19 है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए विधानसभा क्षेत्र में आपके उत्तर प्रदेश को कितने क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया गया है, 4 क्षेत्रों में आपका डिवाइड कर लिया गया है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। अगर हम सीटों को डिवाइड करते हैं तो 162, 149, 73 और 19 टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी लर्न करना है आपको। तो 403 सीटें हैं, जबकि जो आपकी विधान परिषद है जिसे हम एमएलसी कहते हैं वो कितने हैं, तो वो आपके 100 हैं। अगर हम बात करते हैं एमपी इन राज्यसभा तो वो 31 हैं। एमपी इन लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 80 हैं। ये डिटेल भी आपको लर्न रहनी चाहिए, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले में 2 से अधिक विधानसभा सीटें स्थित हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है पहले ही। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कौन से जिले हैं जिनमें 2 से अधिक विधानसभा सीटें स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांदा। क्योंकि श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट तीनों ही जिलों में कितनी सीटें हैं आपकी, 2 विधानसभा सीटें हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप आता ही आता है। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख आपका होता है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार आपके बनते हैं। संवैधानिक प्रमुख हो गया आपका राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा आपकी की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और इसका प्रबंधन कहाँ पे दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर जैसे ही आप 155 पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपके राज्यपाल महोदय के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी एज चाहिए, आपको एज से संबंधित चीज़ें भी लर्न होनी चाहिए। तो 35 की मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी कंपलसरी है। क्या राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का आपका राज्यपाल हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपका 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल आपका हो सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, 25%, 33%, 40%, 45%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 33% महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है।
आपसे थोड़ी सी मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यहीं से आपके फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए इस पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका लेखपाल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जो बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था आपका 27 अप्रैल 2025 में, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसमें ढेर सारी आपकी धाराएं दे रखी हैं, एक्ट दे रखे हैं, कौन सा कहाँ पर किसके कार्य दे रखे हैं, इसका मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्टिंग होती है, किसके द्वारा की जाती है, वर्क क्या होता है, प्रधान का वर्क क्या होता है, एज क्या होती है, सभी की सब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत आपकी दे रखी हैं। इसलिए मैं इसका डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्या मिल सके, ईजिली नोटिफिकेशन मिल सके। हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के आरक्षण के बारे में कितने परसेंट है, 33% है। इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 243 पढ़ेंगे और उस 243 का जो सब आर्टिकल दे रखा है डी, उसमें प्रावधान दे रखा है आरक्षण का। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके लिए मैं जो पंचायत अधिकारी है जो पंचायत टॉपिक है आपका, उससे संबंधित डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ 1 या 2 दिन में, जो स्पेशल होगी किसके लिए, लेखपाल को टारगेट करते हुए। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम उपदेश दिया गया था, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर हम बात करते हैं सारनाथ की कि सर ये सारनाथ है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये आपका वाराणसी ज़िले में आपका स्थित है। हम बात करते हैं श्रावस्ती की, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश अगर कहीं दिए गए हैं तो आपके वो श्रावस्ती ज़िले में ही दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा। कुशीनगर की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध की डेथ यहीं पर आपकी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके महात्मा बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट हैं आपके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, कानपुर, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, स्पोर्ट्स एंड गेम से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और वहाँ पर आपका करंट अफेयर्स इजीली पूछे जा रहे हैं। महिला एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं क्योंकि ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है। दीप्ति शर्मा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ज़िले से संबंधित है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आगरा ज़िले से आपके ये संबंधित हैं। एक एक करके हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पहले भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रही हैं आपकी। कौन रही हैं, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रही हैं आपकी, भारतीय प्लेयर हैं, क्रिकेट से बिलोंग करती हैं आपकी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो विनर कौन सी टीम रही है 2025 में, तो भारत ने इसको विन किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा के बारे में, तो WPL जो लीग होती है उसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर मानी गई हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्हें 3.2 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। कौन सी टीम के द्वारा परचेज किया गया है, तो यूपी वॉरियर्स के द्वारा इन्हें लिया गया है। 2026 का जो एडिशन होना है
उसके लिए, इसलिए भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही फैक्ट लर्न करने हैं। बढ़िया प्लेयर थी आपकी ये। WPL 2026 जो होने वाला है उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 3.2 करोड़ रुपए में परचेज किया है यूपी वॉरियर्स टीम ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा जिले से आपकी ये बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, एक तरफ आपके व्यक्तित्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं, जिसमें पूछा गया कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। रिंकू सिंह अलीगढ़, दीपक चाहर आगरा, कुलदीप यादव लखनऊ, दीप्ति शर्मा आगरा, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कुलदीप यादव लखनऊ, क्योंकि ये आपके कानपुर से बिलोंग करते हैं, ना कि आपके लखनऊ से। रिंकू सिंह जो आपके प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, भारतीय टीम के लिए सभी खेल चुके हैं, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। दीपक चाहर हैं जो आपके आगरा से बिलोंग करते हैं, दीप्ति शर्मा आगरा से बिलोंग करती हैं, जबकि कुलदीप यादव बिलोंग करते हैं कानपुर से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 मार्च 1968, 25 फरवरी 1968, 25 अप्रैल 1969, 25 फरवरी 1967, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपका जो राष्ट्रपति शासन है कब लगा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 फरवरी 1968 ईस्वी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये कब से कब तक लगा था, अब इसके डिटेल की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले लगा है 25 फरवरी 1968 को। तो 25 फरवरी 1969 ईस्वी तक ये लगा था। टोटल 1 वर्ष के लिए लगा था। टोटल कितने टाइम्स तक आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक वर्तमान तक भारत में? तो 10 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं कि सबसे निकटतम कब लगा है, तो ध्यान रखिएगा 8 मार्च 2002 में सबसे निकटतम लगा है आपका। उसके बाद में कभी ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ये लास्ट टाइम लगा था आपका यूपी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 4 आर्थिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से डिवाइड किया गया है तो आपको सभी को पता है मोस्टली। तो एक तो आपका पूर्वांचल है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका मध्यांचल होगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। तीसरा आपका पश्चिमांचल है आपका। चौथा है आपका बुंदेलखंड। तो इनमें आपको डिवाइड किया गया है 4 आर्थिक क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी, जो पश्चिमांचल है आपका, पश्चिमी यूपी है, सबसे ज़्यादा आपका क्या है? सर्वाधिक प्रोसीजर में है, कह सकते हैं कि संपन्न एरिया है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से गठन के आधार पर कौन सम्मिलित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयोगों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है वो है कौन सा इनमें से सही है। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सभी की डेट एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा आयोग आपका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1994, राज्य मानवाधिकार आयोग 9 मार्च 1993, राज्य सूचना आयोग सितंबर 1904, राज्य महिला आयोग अगस्त 1904। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि कौन सा गठन इनमें से सही सम्मिलित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही एक आध दिख रहा है आपको, आप भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका। तो देखिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी आपका सम्मिलित नहीं है। एक एक करके हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इसकी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 9 मार्च 1993 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इसकी की गई है आपके 14 सितंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना आप लिख लीजिएगा, मैं इसमें ही लिख दे रहा हूँ 14 सितंबर, यहाँ पर 1905 की क्या कर लीजिए 2005 कर लीजिए, इसकी स्थापना की गई है। राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है आपकी अगस्त 1904 नाक छोड़ के 2004 में इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर हम राज्य महिला आयोग की बात करते हैं सर, इसकी स्थापना कब की गई है? ये है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। तो सही आंसर क्या होगा इसके लिए? सॉरी, एक सेकंड आप थोड़ा सा रुकिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होगी 9 मार्च 1993, बिल्कुल ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है 14 सितंबर 2005 को, ये तो ठीक ही किया था, 14 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई है। वहीं राज्य सूचना आयोग की जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? ये राज्य मानवाधिकार आयोग है वो, सॉरी एक सेकंड, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है वो है आपका 7 अक्टूबर 2002। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिएगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 अक्टूबर 2002 में इसकी स्थापना की गई है। जबकि 14 सितंबर को जो स्थापना हुई है वो राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है अगस्त 2004 में। अब ठीक है, आपका सही आंसर क्या पूछा गया था? इसमें कोई सम्मिलित आपका है ही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, और डिटेल में अगर हम समझेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन UPPSC और UPSSC दोनों ने यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछ रखे हैं। देखिए एक एक करके बात करते हैं। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। वहीं पंडित गोविंद वल्लभ पंत आपके फर्स्ट CM है उत्तर प्रदेश के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। श्रीमती सरोजिनी नायडू आपकी फर्स्ट गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, महिला गवर्नर के साथ साथ आपकी पहली गवर्नर भी हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं सुचेता कृपलानी आपकी फर्स्ट वुमेन CM है आपके उत्तर प्रदेश की, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी रहा है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, रमेश यादव, गोविंद वल्लभ पंत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो वो हैं ऑप्शन नंबर आपका 1, विश्व प्रताप सिंह। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या इनके साथ में कोई और भी है जो ऐसा CM और PM रह चुका है? तो बिल्कुल है, वो है आपके चौधरी चरण सिंह। इनको भी आपको लर्न कर लेना है, ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पहाड़ी क्षेत्र से ना होकर मैदानी क्षेत्र से हुआ है या होता है? गंगा, यमुना, सोन, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस नदी का उद्गम पहाड़ी क्षेत्र से ना होकर मैदानी क्षेत्र से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, गोमती नदी का। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल देख लेते हैं गोमती रिवर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपसे पूछे गए हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि उद्गम हुआ कहाँ थे से। इसका उद्गम हुआ है आपका फूलर लेक से। किससे हुआ है? आपका फूलर लेक से स्टार्ट हुई है। कहाँ पर है ये फूलर लेक? तो ये फूलर लेक स्थित है आपके पीलीभीत जिले में।
इसकी अगर हम बात करते हैं सर लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 960 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। क्या कोई प्रमुख शहर इसके किनारे पर बसा हुआ है, तो बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ इसी के किनारे पर बसी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 5वां राज्य है भारत का। तो देखिए टोटल क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो सही आंसर तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश का 5वां राज्य ना होकर कौन सा राज्य है आपका, 4था राज्य है आपका। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि देखिए अगर मैं छोटा सा मैप यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरह से उत्तर प्रदेश का, तो इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ की ये लंबाई आपकी दे रखी है 650 किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, ये भी सही है। ये वाली जो लंबाई दे रखी है 240 किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल इतना ही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही थे। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों को बढ़ते क्रम में लिखिए। गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। भदोही, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, या इनमें से कोई नहीं। अब ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि आपको बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर सबसे जो छोटा ज़िला है, स्मॉलेस्ट ज़िला है, वो आपका क्या है, हापुड़ है। तो हम जब स्टार्टिंग में हापुड़ देख रहे हैं तो वो तो आपका है नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे कम ज़िले वाले क्या है आपका, सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िलों को लगाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। हापुड़ तो बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सबसे छोटा है। हापुड़ के बाद भदोही, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला भी नहीं है। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका होगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उत्तर प्रदेश की दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के वे 2 जिले जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं वो कौन से होंगे, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा साझा होती है दिल्ली से। दिल्ली एकमात्र ऐसा जो राज्य है या फिर यूटी है आपका जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से आपकी लगती है। ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा जिला आपका बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। प्रयागराज जिला है सीमा साझा आपका बिहार के साथ में नहीं करता। अब हम बिहार की स्थिति देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में क्या आएगी बिहार की स्थिति। तो मान के चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो आपका जो बिहार स्थित है पूर्व दिशा में आपका स्थित है, अर्थात पूर्व राज्य है आपका बिहार उत्तर प्रदेश का। वहीं अगर हम जिलों की बात करते हैं कि सर कितने ज़िले बिहार राज्य से आपकी सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं आपके बिहार के उत्तर प्रदेश से। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। एक एक करके हम सभी की डिटेल में बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन से ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार राज्य से सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका सोनभद्र है, गाजीपुर है और तीसरा है आपका देवरिया। अब कौन कौन से और रह जाते हैं वो भी देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो एक है आपका चंदौली, दूसरा कौन सा है सर, तो वो है आपका बलिया है,
5 हो गए इसके साथ में। वहीं आपका महाराजगंज है और एक रह जाता है आपका, वो है आपका पडरौना वाला कुशीनगर। तो ये जो 7 जिले हैं बिहार राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है? सहारनपुर, बलिया, ललितपुर, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है, वो जिला है आपका सोनभद्र। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र के बारे में थोड़े से फैक्ट समझ लीजिए। ये जो जिला है आपका, इससे आपके 4 राज्यों की सीमा आपकी साझा होती है। अब कौन कौन से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं आपके, एक एक करके उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका बिहार, नंबर 2 है आपका झारखंड का, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया है, और आपका चौथा है आपका एमपी। ये जो 4 राज्य हैं वो सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। सहारनपुर किससे आपका सीमा साझा करता है? तो ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। बलिया आपका बिहार से सीमा साझा करता है। ललितपुर आपका एमपी से सीमा साझा करता है। महाराजगंज तो आपका बिहार प्लस नेपाल के साथ में भी सीमा साझा करता है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? झांसी, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 3 तरफ से जिला घिरा है आपका मध्य प्रदेश से, तो वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ललितपुर। ललितपुर के बारे में खासियत समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके यूरेनियम पाया जाता है और यूरेनियम से क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ललितपुर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हरियाणा, हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन से राज्य हैं जो सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 3 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं और वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। 3 ऐसे राज्य हैं जो एकमात्र सहारनपुर से साथ में आपका सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सबसे नॉर्थ ईस्ट जिला है उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नम भूमि के संदर्भ में गलत है? यहाँ पर देखिए नम भूमि के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन नम भूमि के संदर्भ में आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कम नम भूमि बागपत जिले में पाई जाती है। कीटम झील रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है जो कि मथुरा में स्थित है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कथन पूछा गया था गलत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कीटम झील रामसर जिले का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक तो सही था लेकिन वो मथुरा में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये स्थित है आपके आगरा जिले में। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 10 है। सर्वाधिक नम भूमि आपका जिला सोनभद्र में पाई जाती है, सबसे कम बागपत जिले में पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच स्थित है? गंगा, यमुना, यमुना गंडक, गंगा, रामगंगा, कोसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के जब जब क्वेश्चन आपके आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं,
उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना जो कि क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं। मैदानी क्षेत्र की बात की गई है, किन दो नदियों के बीच में उत्तर प्रदेश का स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सही आंसर है वो तो आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यमुना और गंडक नदी के बीच में मैदानी क्षेत्र आपका बना हुआ है। ध्यान रखना है, यमुना जो आपकी है यहाँ से मूवमेंट करती है और गंडक आपकी इधर से मूवमेंट करती है। यानी ये जो आपकी उत्तर प्रदेश स्थित है, देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आती है, तो ये वेस्ट में पड़ती है। वहीं अगर हम गंडक की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ती है, तो ये आपके पड़ती है ईस्ट में। इसलिए इन दो नदियों के बीच में ही आपका स्थित है उत्तर प्रदेश, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि दोनों ही सहायक नदी आपकी बन जाती हैं किसकी, ये जो दोनों नदी हैं वो बन जाती हैं आपके गंगा नदी की। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपकी जो गंगा नदी है उन दोनों की सहायक नदी हैं, लेकिन ये आपकी बॉर्डर साझा करती है यूपी का और ये साझा करती है आपके पश्चिम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बिंडम टांडा खांडेजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपके अलग अलग क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं। बिंडम, टांडा और खांडेजा तीनों ही क्या हैं, आपके जलप्रपात हैं। पूछा गया कि कौन से ज़िले में ये स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्जापुर। अब देखिए ये होते क्या हैं आपके जलप्रपात, तो जलप्रपात एकदम क्या है, आपके किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से 90 डिग्री के एंगल पर वाटर का जो वाटर है वो फ्लो करता है आपका, तो उसे हम जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। 943, 898, 912, 916 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार। यहाँ से जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या फैक्ट हैं आपके, वो देख लेते हैं। जब 2011 की जनगणना की गई है और 2001 की जनगणना की गई है, क्या उनमें कोई अंतर आया है, तो बिल्कुल अंतर आया है आपके लिंग अनुपात में। 2001 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार आपका 898 था, जबकि 14 बढ़कर कितना हो गया है, 1912 आपका लिंगानुपात हो गया है। जबकि ये जो आपका दे रखा है 943 वो राष्ट्र का लिंगानुपात है, अर्थात भारत का लिंगानुपात है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 14 का इंक्रीमेंट आपका हुआ है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले का है, तो वो है आपके जौनपुर ज़िले का। जबकि मिनिमम किसका है, तो मिनिमम है आपके गौतम बुद्ध नगर का। ये एक एक स्टेटमेंट है जो आपको लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 912। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेहड़ों का निर्माण करती है। यमुना, चंबल, गंगा, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो बेहड़ होते हैं उनका निर्माण करती है कौन सी नदी आपकी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में समझते हैं चीज़ें। इसका जो उद्गम हुआ है वो कुछ इस प्रकार से उद्गम हुआ है और इसी तरह से आपकी मूवमेंट करती है। एक एक करके डिटेल देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ तो इसका जो एमपी में उद्गम हुआ है आपका, कहाँ है, एमपी से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान से आकर ये कहाँ चली जाती है, आपके यूपी में एंट्री करती है आगरा ज़िले में। आगरा ज़िले में ही एंट्री करती है और आगे चलती जाती है। इस तरह से इसके जो साइड में आता है वो आती है ये आपकी यमुना नदी। क्या है आपकी यमुना नदी भी आती है और उसमें जाकर मिल जाती है। लेकिन मिलती कहाँ पर है ये,
तो ये इटावा शहर में आपकी मिलती है। तो इस प्रकार जो आपकी चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी मानी जाएगी, तो वो सहायक नदी है आपकी यमुना की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। क्योंकि दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाले का मतलब हुआ कि आपका दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा जिला मानते हैं, तो वो है आपका सोनभद्र को। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं, देखिए एक एक करके चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। अगर ये आपका उत्तर प्रदेश है तो सबसे ज़्यादा यह क्या पूछा गया, दक्षिण में पूछा गया है। तो दक्षिण में कौन स्थित है, नॉर्थ में कौन स्थित है, और आपके वेस्ट में कौन कौन स्थित है। एक एक करके हम डिटेल में बात कर लेते हैं कौन कौन से कहाँ पर आपकी मैचअप करते हैं। तो आपके ऊपर यानी नॉर्थ में तो आपका नेपाल है ही है। अगर हम बात करते हैं पूरब में, तो वहाँ पे बिहार मिल जाता है। यहाँ पर आपका सोनभद्र स्थित है, जहाँ पर देखिए कौन कौन से राज्य मिलते हैं। आपका झारखंड मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ मिलता है आपका MP, यहाँ पर जाके आपके राजस्थान मिल जाता है, हरियाणा मिल जाता है आपका, और यहाँ कहीं मिल जाता है आपका दिल्ली। क्या और भी हैं? बिल्कुल है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जब आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, यानी राज्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 8 राज्य हैं, और UT की संख्या पूछी जाती है तो 1 इनसे अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से मिलती है? तो देखिए यहाँ पर राजस्थान से सीमा किस जिले की मिलती है, क्वेश्चन पूछा गया है। अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो राजस्थान है उससे 2 जिले आपके मिलते हैं। कौन से मिलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपका मथुरा है जिससे कि आपकी सीमा साझा करता है, दूसरा है आपका आगरा। ये 2 ही ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं होती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से तो मिलती है। टोटल आपके 8 राज्यों से आपकी सीमा मिलती है, जिसमें एक आपका UT है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ऑलरेडी हो चुका है। चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, MP, राजस्थान और हरियाणा। ये ज़िले हैं आपके जिनसे राज्य हैं जिनसे सीमा मिलती है। अगर आप यहाँ पर इसको मैच कर दीजिए, UT लिखा हुआ है। क्या है आपका ये UT है, यानी यूनियन टेरिटरी है आपका, वो है आपका दिल्ली। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है उत्तर प्रदेश की कितनी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलिए कि ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है। ये जो सीमा होगी वो क्या है आपका, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की सीमा पूछी गई है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है, वो है आपकी 240 किलोमीटर। वहीं ईस्ट से वेस्ट की पूछी जाती तो ये कितनी है आपकी, 650 किलोमीटर। इस प्रकार जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर
1 250 किलोमीटर। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अब थोड़ी सी डिटेल में हम बात कर लेते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्रत्येक दिन आपकी 50 क्वेश्चन की सीरीज हमें स्टार्ट की है आपके लिए, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ही करंट अफेयर्स हम जो ऐड करेंगे, प्लस यूपी स्पेशल ऐड करेंगे, यानी टोटोमेटिक आपके 50 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सेट में। ये जो सीरीज़ है वो आपकी इम्पोर्टेंट होगी, चाहे आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए होगा, चाहे आपका जितने भी होमगार्ड का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज अगर आप UPPSC प्री 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और जितने भी आपके हेल्थ वर्कर का एग्ज़ाम है उसमें भी आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाने हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट में आपके क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के ही हैं, और लगभग हम आपको 500 क्वेश्चन का सीरीज ये लेकर आए हैं आपके लिए, विद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके ऐड किए जाएंगे करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उनके साथ साथ आपके जितने भी एग्ज़ाम में PYQ पूछे गए हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।